हेलो गाइस, मैं हूं आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रक्षित यूट्यूब चैनल चलते हैं। ब्रह्मोस हाउ इंडिया शॉक द वर्ल्ड विद एन अल्टीमेट वेपन दैट क्रश्ड। तो देखते हैं दोस्तों वीडियो ब्रह्मोस पर डिटेल वीडियो देखते हैं, वीडियो बात करते हैं। India used one of its most feared weapons, the BrahMos missile, for the first time in combat in Operation Sindoor. दोस्तों, जब इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया तो भारत को पूरी दुनिया में एक नई पहचान मिली। India is believed to have fired 15 BrahMos supersonic cruise missiles at Pakistani air bases. India has launched missile strikes against Pakistan tonight in an apparent response to a deadly terrorist attack in Indian-administered Kashmir 2 weeks ago. और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 1945 में जब अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए, इन दोनों बॉम्ब्स ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसी से शुरू हुई दोस्तों दुनिया की सबसे पहली न्यूक्लियर आर्म्स रेस। एक तरफ जहां अमेरिका के पास 30,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे, सोवियत यूनियन ने 40,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए। यहां तक कि 1964 तक चाइना भी न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका था। लेकिन एक तरफ जहां सारी दुनिया अपने वेपन्स और आर्मी को अपग्रेड कर रही थी, उसी समय भारत की हालत इतनी खराब थी कि हमें हर बार किसी न किसी देश से मदद मांगनी पड़ती थी। In the uninhabited Aksai Chin Plateau of Ladakh, they constructed a road across Indian territory. Prime Minister Nehru is taking the cautious approach and is warning his people that the war may be long and hard. आपको पता है 1962 में जब चाइनीज हमारे जवानों को मार रहे थे, हमारे जवान हिमालय की पहाड़ों में ठंड से मर रहे थे। हमारे पास इतने कम वेपन्स थे कि नेहरू जी को जॉन एफ कैनेडी को लेटर लिखना पड़ा और ये कहना पड़ा कि सर, हमें फाइटर जेट्स, रेडार सिस्टम्स और यहाँ तक कि यूएस पायलट्स तक की जरूरत है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमारे सोल्जर्स हिमालय की ठंड में कैनवस की जूते पहनकर लड़ रहे थे। जी हाँ, कैनवस की जूते जो हम स्कूल में पहनते थे। उसी तरह 1971 में जब अमेरिका ने हमारे खिलाफ नेवी भेजी तो हमें फिर से सोवियत यूनियन से मदद मांगनी पड़ी। The United States has not and is not now intervening for any purpose whatsoever in the domestic affairs of India. ऐसा क्यों होता था? क्योंकि 1947 से 1990s तक हम वेपन्स बनाना तो चाहते थे, लेकिन हमारे पास ना टेक था, ना पैसा, ना सिस्टम। इसीलिए हमें हर बार किसी ना किसी देश से मदद मांगनी पड़ती थी। जैसे कि जेट्स के लिए हमें फ्रांस जाना पड़ता था, ड्रोन्स के लिए हमें इजराइल के पास जाना पड़ता था और वॉरशिप्स के लिए हमें रशिया के पास जाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, एक तब का भारत था और एक आज का भारत है। एक वक्त था जब भारत बाकी देशों से वेपन्स मांगता था और आज का भारत सिर्फ वेपन्स खरीदता ही नहीं बल्कि 85 कंट्रीज को डिफेंस एक्सपोर्ट भी करता है। India has seen a 334% increase in defense exports. India's defense exports are surging. The government says India supplies equipment to over 100 countries. और तो और आज फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देश भी इंडियन कंपोनेंट्स और इंडियन सिस्टम्स यूज करते हैं। और दोस्तों, आपको सुन के खुशी होगी कि 2016-17 में जहां भारत सिर्फ 1522 करोड़ के डिफेंस एक्सपोर्ट्स करता था, आज वही भारत FY 24-25 में 23,622 करोड़ के एक्सपोर्ट्स कर रहा है। और अब जब हमने ब्रह्मोस मिसाइल यूज करके दिखाया है, सऊदी अरेबिया से लेकर फिलीपींस तक, वियतनाम से लेकर ब्राजील तक, यूएई से लेकर मलेशिया तक कई सारे देश ब्रह्मोस खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और ये सब हुआ APJ अब्दुल कलाम की वजह से। तो क्या है ब्रह्मोस की कहानी? कलाम सर और उनकी टीम ने ब्रह्मोस कैसे बनाया और इस वेपन स्ट्रेटेजी से भारत को क्या फायदा होगा, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों, ये चैनल ज़ेरोदा और थिंक स्कूल का एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से हम भारत को वर्ल्ड क्लास बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप भी बिजनेस या जियोपॉलिटी सीखना चाहते हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है।
दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। In the early morning hours of August 2nd, Iraqi armed forces, without provocation or warning, invaded a peaceful Kuwait. Skies choked with black smoke, a country savaged by fire. Saddam Hussein unleashed a new kind of destruction. He ordered the Iraqi army to blow up the oil fields of Kuwait. It looks like what I envisioned hell would look like. The country of Kuwait is burning. From the beginning of the Gulf crisis, the underlying rationale for stopping Saddam Hussein has been oil. Iraq wants control of Kuwait's territory, its oil, and the money that comes with it. There was a real euphoria about Iraq as the next powerhouse in the region and a place with unlimited amounts of money. और जैसे ही सद्दाम ने कुवैत पर कब्जा किया, दुनिया को ये डर था कि अगर इराक और कुवैत दोनों भी सद्दाम हुसैन के हाथ लग जाते तो दुनिया के लगभग 20% ऑयल रिजर्व्स सद्दाम हुसैन के कंट्रोल में होते। और इसी कंट्रोल को तोड़ने के लिए गल्फ वॉर में अमेरिका खुद मैदान में उतर आया और बैटलफील्ड में अमेरिका ने उतारा एक ऐसा मिसाइल जिसने सद्दाम हुसैन की आर्मी को हैरान कर दिया। इस मिसाइल का नाम था टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल। इस मिसाइल की खास बात यह है कि 1300 किलोमीटर दूर से भी ये अपनी टारगेट को सर्जिकल प्रिसिशन के साथ हिट करती है। इसीलिए कई लोग इसे कहते हैं स्नाइपर इन द स्काई। With a range approaching 900 miles, it hugs the landscape. The Tomahawk is a terrific weapon. Oh, Tomahawk makes a tremendous gun because you can fly Tomahawk in where you worry about a pilot surviving. It's a significant development to the Navy. The Tomahawk system gives the Navy ships and submarines a chance to participate and take the fight to the enemy. और जिस तरह एक स्नाइपर 2 किलोमीटर दूर से भी एक आदमी के सर पर गोली मार सकता है, वैसे ही टॉमाहॉक हजारों किलोमीटर दूर से एक छोटी सी बिल्डिंग तक को टारगेट कर सकती है। सोचिए, अगर अमेरिका को पता हो कि ओसामा बिन लादेन शाम को 5:05 पर किसी स्पेसिफिक बिल्डिंग में होगा, तो अमेरिका अपना टॉमाहॉक मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर से छोड़ के उसी वक्त उसी बिल्डिंग को उड़ा सकता है। ये थी टॉमाहॉक की पावर और यही वजह थी कि पूरी दुनिया अमेरिका से डरने लगी और सारे देश एक के बाद एक अपने मिसाइल्स अपग्रेड करने लगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जब पूरी दुनिया इन वेपन्स को यूज करके अपने आप को अपग्रेड कर रही थी, तभी भारत इतना गरीब देश था कि हमारे पास क्रूज मिसाइल्स थे ही नहीं और ऐसा कोई कटिंग एज टेक्नोलॉजी भी नहीं था जिसके जरिए हम क्रूज मिसाइल्स बना सके। और भारत वेपन्स रेस में बहुत ही तेजी से पीछे छूटा जा रहा था। लेकिन यहीं पर दोस्तों एंट्री होती है द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की, जिनका नाम था APJ अब्दुल कलाम। Awul Pakir Jainala bin Abdul Kalam, or APJ Abdul Kalam as he is known as, is one such personality, the main force behind India's first successful satellite launch in 1980, the person behind India's current ambitious missile program. Developed countries have denied several technologies to us. So it was a challenge for the youngsters that when something is denied by the Western nations to you, can you develop it in India? And Dr. Kalam had a vision. He could lead a team of youngsters by giving them vision, by telling them what they can do in the future. India is self-reliant in missile technology. We can design, we can develop, we can lead to production any type of missiles. दोस्तों उस वक्त यानी 1991 के पहले सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी और सोवियत यूनियन इतनी ताकतवर थी। दोस्तों ये वो वक्त था जब सोवियत यूनियन 15 अलग अलग देशों में बांट दिया गया। सोचो, एक देश के 15 टुकड़े हो गए और रशिया की हालत इतनी खराब हो गई कि जो साइंटिस्ट स्पेस मिशन बनाते थे अब उनके पास सैलरी तक के पैसे नहीं थे। जो लोग मिसाइल्स टेस्ट कर रहे थे अब वो राशन की लाइन में खड़े थे और लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि रशिया में इन्फ्लेशन 2000% तक पहुंच गया और जब रशिया सोवियत यूनियन के टूटने का गम मना रहा था तब APJ
एपीजे अब्दुल कलाम ने देखा एक बहुत बड़ा मौका। दोस्तों, जब कुछ इंडियन साइंटिस्ट रशिया गए तब कलाम सर एक पुराने रिसर्च लैब में गए और तभी उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि एक सुपरसोनिक कंबशन इंजन एक कोने में पड़ा हुआ है। आपको पता है सुपरसोनिक इंजन क्या होता है? सुपरसोनिक इंजन एक मिसाइल को साउंड की स्पीड से भी लगभग 3 गुना तेज लॉन्च कर सकती है। यानी ये मिसाइल इतनी तेज है कि अगर दिल्ली से लॉन्च हो तो 7 मिनट में लाहौर जाकर डायरेक्टली टारगेट को हिट कर सकती है, और वो भी बिना किसी वार्निंग के। तो कलाम सर ने जब इतने कीमती इंजन को धूल खाते हुए देखा तो उन्होंने रशियन साइंटिस्ट से कहा कि सर ये इंजन ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो रशियन साइंटिस्ट ने कहा कि हाँ सर, ये हमने कुछ महीने पहले बनाया तो था, लेकिन हमारे पास इसको टेस्ट करने का बजट नहीं है। गवर्नमेंट ने ना हमारा प्रोजेक्ट बंद कर दिया। तो कलाम सर ने कहा तो फिर रुक क्यों गए, हम दोनों मिलके इसे पूरा करते हैं ना। भारत को भी इसकी जरूरत है और हमारे पास साइंटिस्ट भी हैं और थोड़ी फंडिंग भी है, और आपके पास तो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी रेडी है, तो दोनों मिलके बनाते हैं ना उसको। और यहीं से शुरू हुई दोस्तों ब्रह्मोस की कहानी। तो भारत के ब्रह्मपुत्रा और रशिया के मॉस्कवा नदी के नामों को मिलकर बना ब्रह्मोस। और फाइनली 12 जून 2001 में ब्रह्मोस का पहला टेस्ट किया गया। 3, 2, 1। दुनिया ने भारत के मिसाइल्स की काबिलियत देखी। अब कई लोगों को लगता है कि ब्रह्मोस से हम सिर्फ पैसे कमाएंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये सुनकर बहुत गर्व होगा कि इसी वेपन्स ट्रेड स्ट्रेटजी से भारत को 3 बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल पावर्स मिलने वाले हैं। पहला, दुनिया को अब एक बात तो समझ आ गई है कि ये भारत अब वो भारत नहीं रहा जो मिसाइल के लिए दूसरों के पास जाएगा। आज दुनिया भर के देश खुद भारत के मिसाइल्स खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं। पहले हम अमेरिका से हेलीकॉप्टर्स मांगते थे, फ्रांस से जेट्स, इजराइल से ड्रोन्स और रशिया से शिप्स, लेकिन आज का भारत खुद मिसाइल से एक्सपोर्ट कर रहा है, खुद अपने शिप्स बनाता है, यहाँ तक कि खुद अपने ड्रोन्स भी बनाता है। तो ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, एक सिंबॉलिक प्रूफ है कि भारत दुनिया के डिफेंस मैप पर अपनी पहचान बनाते जा रहा है। दूसरा, जब भी भारत किसी देश को मिसाइल देता है तो भारत उस देश के सिक्योरिटी सिस्टम का एक की पार्टनर बन जाता है। अब वो देश हमसे वेपन्स अपग्रेड करेगा, ट्रेनिंग लेगा, मेंटेनेंस करेगा और जॉइंट एक्सरसाइजेस भी करेगा। तो ब्रह्मोस सिर्फ पैसे नहीं, भारत को जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी देता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दोस्तों, भारत धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस को टक्कर देने जा रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो भी कंट्रीज ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं वो सारे कंट्रीज चाइना के इन्फ्लुएंस को अपोज करना चाहते हैं। और अगर हम इनसे डिफेंस डील्स करते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके चाइना के रीजनल इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा 2016-17 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे 1522 करोड़, लेकिन आज 2025 में हम 23,622 करोड़ की एक्सपोर्ट्स पर पहुंच चुके हैं। इस ग्रोथ से ना सिर्फ पैसा आ रहा है, बल्कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री भी ग्लोबल स्टेज पर तेजी से आगे बढ़ रही है। तो दोस्तों, ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये इंडिया का ग्लोबल पावर बनने का सबूत है। ये है दोस्तों ब्रह्मोस की कहानी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और जियोपॉलिटिकल केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। बिल्कुल जी, इंडिया 1000 करोड़ एक्सपोर्ट से लेकर 30,000 करोड़ एक्सपोर्ट तक पहुंचना, ये इंडिया के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। और ये एजाज़ एपीजे अब्दुल कलाम को मिलता है। अब्दुल कलाम उनका नाम क्या? अब्दुल कलाम नाम भूल गया, अब्दुल सलाम है। फिर मुस्लिम साइंटिस्ट था और उसके बाद वो सदर भी रहे। मतलब उनको इज्जत देते हुए देखे उन्होंने किस तरह एक कोने में, वो कहते हैं कि जो जौहरी होता है ना, जौहरी जो सुनियारा जिसे हम बोलते हैं, उस पर कदर होती चीज़ों की। उसने विजिट की लैब, और लैब के अंदर पड़े हुए सुपरसोनिक इंजन को उसने शिनाख्त कर लिया। ये तो बड़ी काम की चीज़ है। मैं कहा भाई हमारे पास तो पैसे कोई नहीं, मैं कहा हमारे पास है, थोड़े बहुत मिलकर बनाते हैं। साइंटिस्ट भी हमारे पास हैं, पैसे भी हैं, कोई फंडिंग वगैरह। तो टर्निंग पॉइंट वहाँ से इंडिया शुरू हुआ।
ठीक है ना। तो देखें किस तरह एक जौहरी ने, एक सुनियारे ने एक सोने को, एक हीरे को पहचाना। तो ये पहचान हर एक नसीब नहीं होती, ये उसी साइंटिस्ट मुस्लिम अब्दुल सलाम को नसीब हुई है। और आज इंडिया, अच्छा, इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्रा पे और रशिया का एक मेरे ख्याल में 2 नदियां हैं, 2 नदियां उसके नाम से लिया गया है, तो तब जाके ये बना ब्रह्मोस। अब भाई उसकी डिमांड तब जाके बढ़ी है जब उन्होंने भाई एक्यूरेसी के साथ पाकिस्तान पे जो है ना अटैक किए। और नो डाउट हम इस बात को तस्लीम करते हैं, मानते हैं कि उन्होंने भाई एक्यूरेट जगह जो है उनका इंतखाब किया और बिल्कुल पिन पॉइंट पर लगे हैं आकर। काफ़ी नुकसान हुआ है और सुनने में ये आया कि कोई भाई जो मसाइल है उसको डिटेक्ट नहीं किया गया। इंडिया के लिए तो ये जंग फायदा ही फायदा नहीं है, डिमांड तो नहीं। हाँ, ये बात हैरानी वाली है क्योंकि जितने भी मसाइल इंडिया ने मारे हैं वो बिल्कुल ठीक आके लगे हैं, नुकसान भी हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी जनता जो है वो सिरे से बेवकूफ़ जश्न मना रही है इन चीज़ों के, पता नहीं कि मसाइल सही लगने की वजह से मना रहे हैं या अपनी नाकामी जो है वो छुपाने के लिए जश्न मना रहे हैं। लेकिन खैर अब इन हमलों की वजह से, इन मसाइलों के हमलों की वजह से भाई पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के सामने आके खड़ी है मांगने के लिए। इसमें काफ़ी ममालिक जो है उनके नाम लिए हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, उसके बाद कह लें कि मलेशिया, फ़िलिपीन, वियतनाम और ब्राज़ील, पता नहीं कितने नाम उन्होंने गिनवा दिए भाई ने। तो ये भाई वाकई है कि जब आप कामयाब जो है ना हमला करते हैं या अपना टारगेट अचीव करते हैं तो पूरी दुनिया उस पर नज़र रखे हुए है। हालांकि अगर होती पाकिस्तान के लिए भी होती अच्छी खबर, अल-फतह जो है उन्होंने भी चलाया, अगर उसने भी एक्यूरेसी के साथ हिट किया होता तो आज लोग उनको भी उसकी भी मांग करते। लेकिन मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरामूस जो है उसने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान का। और मैं तो कहता था कि अगर 5-10 दिन और चल जाता तो भाई इन्होंने पता नहीं क्या क्या करना था। और रही हमारी अवाम बेवकूफ़ जो इस बात पे जश्न मना रही है कि उनके मसाइल जो है बिल्कुल ये सारा क्रेडिट उनके अब्दुल सलाम को जाता है सारा। वो जौहरी था, उसने हीरे को पहचान। देख लो रशिया की यूएसएसआर की क्या 40,000 एटम बम थे। मैं हैरान ये हूँ, 40,000 यूएसएसआर के पास थे और 30,000 अमेरिका के पास थे। अब जो है ना वो मेरे ख्याल 7-8 हज़ार रह गए, सारे ने डिस्पोज कर दिए, ख़त्म कर दिए जो भी किया। मैं हैरान हूँ, 40,000 एटम बम बहुत ज़्यादा। उस वक्त वेलो इसके कितने टुकड़े हुए थे? 9 टुकड़े थे, 10 15 टुकड़े हुए। और उसके बाद हालत ये आ गई कि जो कह लें कि साइंटिस्ट है ना, अपनी कह लें कि लेबॉर्ट्री वगैरह में जो है कह लें कि अचीवमेंट्स करते थे, नए नए तजर्बात करते थे, उनकी हालत ये हो चुकी थी उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लाइनों में लगे होते थे। इंडिया ने उसका तो उस वक्त ये अब्दुल सलाम, मेरे ख्याल में अब्दुल कलाम है या अब्दुल सलाम है, वो वहाँ पे गए। ये उनका कह लें कि एक उनके भाई हिस्से में आना था इनका कि भाई ये जो इंजन वगैरह है इसको हम मिलकर चलाते हैं, बनाते हैं। तो फिर ये पेशकश जो है उनको अच्छी लगी, मिलकर जो है ना भाई काम किया और आज इस हालत पे। क्रूज और ब्लास्टिक मिसाइल में कितना फ़र्क है? जो ब्लास्टिक मिसाइल वो बॉल की तरह एक मरतबा ऊपर जाता है फिर अपने टारगेट की तरफ आता है, और जो ब्लास्टिक होता है वो ज़मीन के साथ पैरेलल चलता है। जो क्रूज है वो बॉल की तरह कर्व बना कर आता है, कर्व जिस तरह होती है, जिस तरह धनक होती है, रेनबो की तरह इस तरह जाता है। ये एक मरतबा उसकी चढ़ाई ऊपर की तरफ होती, फिर वहाँ ऊंचाई पे जाके फिर टारगेट लेता है। लेकिन जो क्रूज होता है वो ज़मीन के पैरेलल चलता है। ये क्रूज मिसाइल है जो ब्रह्मोस है, ये इतना जल्दी पकड़ में भी नहीं आता। जो क्रूज जो होता है ब्लास्टिक मिसाइल वो पकड़ में आ जाता जल्दी, क्रूज मिसाइल पकड़ में थोड़ी मुश्किल होते हैं, बड़े मुश्किल, थोड़े से काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि वो ऊपर जाते नहीं, इतना पता उसको चलते नहीं, वो तो ज़मीन के पैरेलल चलते हैं और टारगेट को हिट करते हैं। तो ब्रह्मोस ने वो दिखाया कि उसको पकड़ना, जिस तरह कहते हैं डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो ब्रह्मोस ने भी यही साबित किया कि ब्रह्मोस को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, और ये साबित हुआ है जंग के दौरान। ये इंडिया का बड़े अचीवमेंट की बात है। तो आज इंडिया का बजट डिफेंस एक्सपोर्ट देख लें, बड़े एक्सपोर्ट भी काफ़ी उनकी बड़ी है।
अच्छी थी वीडियो, बड़ी शानदार वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।